तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि रेरा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फाइनेंस विद नीरज में आपका स्वागत है। रेरा क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रेयस जैन जी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। नमस्कार श्रेयस जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम हमारे चैनल पर आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि रेरा क्या है। थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग मी योर शो वंस अगेन। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। रेरा हैज़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, ये अथॉरिटी जो है सरकार ने आज से 5 से 6 साल पहले बनाई थी, सिर्फ होम बायर्स के इंटरेस्ट के लिए। ओके, तो विच प्रोजेक्ट्स मतलब वी कैन रजिस्टर इन दिस रेरा? देखिए, कोई भी टेक्निकली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहा है, वो सारे रजिस्टर करने पड़ते हैं रेरा के अंडर। लेकिन कोई भी ऐसी लैंड जिस पे डेवलपमेंट 500 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं कर रही हैं, उन प्रोजेक्ट्स को रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब इसका क्राइटेरिया या कंडीशन है? हाँ जी, कि जो भी लैंड डेवलप हो रही है, अगर उस पर डेवलपमेंट 500 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं कर रही, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट है, वो उसके अंदर रेरा रजिस्ट्रेशन करने की मैंडेटरी ज़रूरत है, और अगर नहीं करते हैं तो रेरा अथॉरिटी उस पर पेनल्टी भी लगा सकती है। तो ये एक अथॉरिटी है? हाँ जी, है ये अथॉरिटी है। व्हाट रेमेडी हमारे पास है, व्हाट रेमेडी वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट अथॉरिटी? हाँ जी, देखिए, रेरा के अंदर कोई भी होम बायर जिसने किसी बिल्डर से घर लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, रहने के लिए या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो वो बिल्डर के पास जा सकता है 2 चीज़ों के लिए जो नॉर्मली जाते हैं। पहली तो ये कि आपने 2009 में घर बुक किया था और 2012 में डिलीवर होना था, अब 2023 में बैठे हैं, तो या तो आप कहोगे जी मुझे अब घर नहीं चाहिए, मैंने घर कहीं और ले लिया है, तो आप उससे रिफ़ंड मांगते हो अपने डिपॉजिटेड अमाउंट का ब्याज के साथ। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको घर वही चाहिए क्योंकि आपके पास और सरप्लस फंड्स नहीं है, आपने एक पर्पज़ से लिया था, वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाया है, तो बिल्डर की वजह से जो 8 या 9 साल का डिले हुआ है उसका आपको कॉम्पनसेशन मिले एज अ वे ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 2 रेमेडी हम रेरा के अंडर क्लेम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए जो मेरा बिल्डर है तो वो रेरा में रजिस्टर नहीं है, तो क्या मैं फिर भी उसके अगेंस्ट क्लेम या अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ रेरा कोर्ट में? बहुत ही अहम सवाल आपने मुझसे पूछा है और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन इस चीज़ के बारे में, तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि रेरा, कोई भी बिल्डर रेरा के अंदर रजिस्टर्ड हो या ना हो, आप किसी भी रेरा फोरम के अंदर उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर बिल्डर रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपकी कंप्लेंट इमीडिएटली एक्ट अपॉन की जाएगी, और अगर रेरा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेरा अथॉरिटी अपने पर्सनल लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करती है। उस इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और फिर हमसे हमारा क्लेम पूछा जाता है। अच्छा, हाँ जी, बहुत मतलब अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है नीरज जी कि अरे ये प्रोजेक्ट तो रेरा रजिस्टर्ड है नहीं, हम रेरा जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? तो हम रेरा ज़रूर जा सकते हैं। तो आपने ये बात को समझा कि आप रेरा कोर्ट जा सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ में लिमिटेशन एक्ट होता है, क्या रेरा में भी कोई लिमिटेशन है? देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्मली किसी भी कंज्यूमर को जो कोर्ट जा रहा है रेरा के अंडर, उसको पोजेसन नहीं मिला है, ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ है, तो इस केस में जो लिमिटेशन हमारा कंटिन्यूइंग है जब तक पोजेसन नहीं मिलता है। लेकिन लेट अस सपोज 1% इस केस के अंदर जहाँ पोजेसन मिल गया है तो उसके 2 साल के अंदर हम रेरा जा सकते हैं। और कितने टाइम में ये क्लेम सेटल हो जाता है? जैसे नॉर्मल कोर्ट में तो टाइम लगता है, और इसमें रेरा में कुछ ऐसा है कि? नीरज जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोबारा। देखिए, ये रियल एस्टेट फोरम इसीलिए बनाया गया था जिससे लोगों को 2-2 साल, 3 साल या 5 साल तक अपने राइट्स के लिए, अपने पैसे के लिए भटकना ना पड़े। तो एक्ट के तहत इसके अंदर 180 दिन का वक्त दिया गया है जहाँ पे क्लेम डिसाइड किया जाना चाहिए, और बहुत बार 180 दिन में जो हमारा क्लेम है वो डिसाइड हो भी जाता है। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ लिटिगेशन बढ़ गई है तो थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, बट लेट अस से कि 1 साल के अंदर आपका क्लेम बड़े आराम से डिसाइड हो जाता है। अच्छा, अब रेरा एक अथॉरिटी है या एक कोर्ट है, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट, फाइलिंग ए कंप्लेंट इन रेरा कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट में क्या डिफरेंस है? बड़ी अच्छी बात है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट में हम जब भी किसी केस के लिए जाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डेफिशिएंसी इन सर्विस और दूसरा होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये सिर्फ होम बायर को लिमिटेड नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए, आपने कोई फ्रिज खरीदा या किसी ट्रिप पर गए या आपने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, कोई भी चीज़ जहाँ पे आप एक ग्राहक हैं,
आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो और इन्हीं 2 चीज़ों के लिए जाते हैं। जबकि रेरा में आप सिर्फ स्पेसिफिकली बिल्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहाँ पे आप कॉमर्शियल हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हो क्वा द पॉइंट कि हमें रिफंड चाहिए या फिर हमें डिले इन पोजेसन चाहिए। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है नीरज जी कि रेरा के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो 180 दिन है, हालांकि कंज्यूमर कोर्ट में भी टाइम फ्रेम है, लेकिन रेरा में केस जल्दी डिसाइड हो जाता है। और बेनिफिशियल अगर आप रेरा की कैटेगरी में आते हैं तो आप पहले जो प्रायोरिटी है वो रेरा को दें। करेक्ट। तो उम्मीद है आपको रेरा से रिलेटेड जो आपकी कुछ ऐसी अगर कोई थॉट थे कि आपको नहीं पता था तो आपको बेनिफिट के बारे में पता लग गया, और आपको श्रेष्ठ जी की दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं रेरा से रिलेटेड आपकी कोई केस है या कुछ भी आप चाहते हैं कि हेल्प लेना चाहते हैं तो श्रेष्ठ जी की डिस्क्रिप्शन हम उसमें दे देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा है, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और फॉर मोर फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे इंस्टा पेज फाइनेंस विद नीरज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।